तो बंगाल में आज रैलियों की जंग है। अब से कुछ ही क्षण पहले अमित शाह ने संबोधन किया था वर्चुअली रैली को, और अब पुरुलिया आपको ले चलते जहां पर ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर रही हैं। तो ममता बनर्जी की आज पुरुलिया में रैली है। कल ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा मार्च किया था, और इसमें 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंगाल में आज रैलियों की जंग है। ममता और अमित शाह दोनों हुंकार भर रहे हैं। कुछ क्षण पहले झारग्राम की रैली को संबोधित किया था अमित शाह ने। हालांकि उन्हें वहां पहुंचना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए, तो वर्चुअली उनका ये संबोधन था। আমার এটা করে দিন, আমার এটা করে দিন, আমি আপনাদের করে দেব, এটুকু বিশ্বাস আপনারা রাখতে পারেন। এত কাজ তো করে দিয়েছি, আর কাউকে দেখাতে পারবেন বিজেপি গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ করে? আর ওদের প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারে না, টোটাল ইনকম্পিটেন্ট। একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি, না আছে কোনো মানুষের কোনো বিচার, বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভৃতে কাঁপছে। মিডিয়া কথা বললে তাদের উপর চড়াও হয়, সিভিক সোসাইটি কথা বললে তাদের উপর অত্যাচার করে। আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা যারা কথা বলি नहीं दे रही है। দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, जितने भी विरोधी दल है কেউ থাকবে না, আর उनको उन पर दबाव डाला जा रहा है, এবং বাংলা থেকে এই লড়াইয়ের ডাক আমরা দিচ্ছি। को साइलेंट करने की कोशिश हो रही है, और यही कारण है कि बंगाल से ये लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने की। আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। ममता बनर्जी ये कह रही है कि जब तक वो सांस लेती रहेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, আমি জানি আমাকে আক্রমণ और করলে किसी भी तरह से उनको रोक नहीं पाएंगे। রান্না করতে করতে আমাকে আক্রমণ করলে আমার ভাই বোনেরা জোট বেঁধে জবাব দেবে। ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर उन पर आक्रमण होगा तो उनके भाई बहन रास्ते से उतर के इससे प्रतिरोध करेंगे। যারা বাইরে কাজ করতে যায়, একটা পয়সা ভাড়া দেয়নি নরেন্দ্র মোদী ওদের। जितने भी परिযায়ী श्रमिक वापस आए हैं राज्य में, उनको किसी को भाड़ा नहीं दिया गया था। रास्ते में बहुत लोगों की मौत हो गई पैदल चलते चलते। 300 ट्रेনের ভাড়া দিয়েছি, लेकिन वो कह रही है कि 300 ट्रेनों का भाड़ा पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाया, जिससे परिযায়ী श्रमिकों को बंगाल वापस लाया गया। এবং আগামী দিনও করব। মনে রাখবেন, কেউ অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলেও আমি করি। আমরা বিজেপির মতো নই, বিরসা মুন্ডার ছবি না দেখে অন্য একজনের গলায় মালা দিয়ে বলে বিরসা মুন্ডার গলায় মালা দিয়ে চলে গেলাম। ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही है, कहते हुए कि बिरसा मुंडा के जो प्रतिकृति है, जो मूर्ति है, उसको भी बीजेपी के नेता नहीं पहचानते। সেই নেতার আমরা তৈরি করে দিয়েছি। এরকম অনেক কাজ আমরা করেছি। আমি চাই আমার আদিবাসী ভাই বোনেরা জোট বেঁধে আপনাদের সারি ধর্মের জন্য আমরা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি। তপশিলি বন্ধুরাও জেনে রাখবেন, আপনাদের। और अब रुक करते हैं यूपी का, जहां एनकाउंटर पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया और कहा कि एनकाउंटर में 37% मुसलमान ही ढेर हुए हैं। ओवैसी के इस बयान पर घमासान चढ़ गया है। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया और बोला कि अपराधियों को भी धर्म के चश्मे से न देखें। तो ओवैसी ने सीधे तौर पर योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी और अभी तक हुए एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठाया है। कहा कि 2017 से अभी तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें 37% मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया गया, यानी सीधे आरोप योगी सरकार पर कि टारगेट करके मुसलमानों को एनकाउंटर उनका किया जा रहा है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो? कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए।
6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो लोग राजवर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। तो ओवैसी के बयान को यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सांप्रदायिकता की राजनीति करार दिया। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो ठोक दो पॉलिसी है उसके तहत 37% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं उनकी नासमझी पे, उनके जो आंकड़े हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य होता है। एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है। और कोई भी माफिया या कोई भी अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो सरकार नियम के अनुसार उसके साथ व्यवहार करती है। आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है भेदभाव हो रहा है और ये भी कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक माहौल है वो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बनाया। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। कहाँ का सांप्रदायिक आधार पर बात करते हैं? आज जो मुस्लिम बंधुओं की आबादी यहाँ है उत्तर प्रदेश में 17 से 19% के आसपास होगी, लेकिन आज 35 से 36% तक का, 37% तक का उनको जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। कहाँ से सांप्रदायिकता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, यही हमारी सरकार की विशेषता है। क्या जिस तरीके से ठोक दो पॉलिसी की बात होती है उससे अपराध पर नियंत्रण हो पाया उत्तर प्रदेश? कहाँ ठोक दो, किसको ठोक दो, कौन ठोक रहा है? क्या पुलिस पे कोई अगर कोई आक्रमण करेगा पुलिस गुलाब का फूल लेकर चलेगी क्या? पुलिस नियम के अनुसार जनता का संरक्षण करते हुए अपराधियों के साथ में कानूनन व्यवहार करे, इसकी खुली छूट है पुलिस को। और पुलिस नियम के अनुसार विधिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अपना काम करती है। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है कि पहले की तरीके से नहीं है कि थानों में किसी दल विशेष का आज पार्टी कार्यालय की तरह व्यवहार करने लगे, नहीं है। और अब अगली खबर यूपी से है, जहां अगले विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और किसी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है,
तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं होता है। जब हमको कोई फायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। लखनऊ गोलीकांड में अब नया मोड़ आ गया है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की और ये वही मामला है जहां पर सांसद के बेटे पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप है और अब मामला फैमिली मुद्दों से आगे चलकर थाने कोर्ट तक पहुंच चुका है। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे, मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मैं सब तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम्हें तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले मैं जैसे भी थे, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ो सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि सामने मेरी जिंदगी में बात करी है। तुम सबको ये करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? प्यार करने की यही सजा मिली मुझे, कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। आयुष के पिता कौशल किशोर बीजेपी के सांसद हैं और आज तक से बातचीत में उन्होंने पीड़ित लड़की को बहू मानने से ही इनकार कर दिया। जी, कल जो घटना हुई है, पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है जी, क्योंकि आयुष और उन लोगों ने अपने आप शादी किया, हम लोगों ने शादी नहीं किया, इसलिए वो मेरी बहू नहीं है। ये शब्द का यूज करना ठीक नहीं है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि वो। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बांकुरा अमित शाह की रैली में। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद सुभाष सरकार जी, श्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पत्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बनर्जी जी, यहां उपस्थित जॉन संयोजक पार्थसारथी कुंडू जी, आज यहां पर आए हुए जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं। भैया जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों के भरोसे
जिनको कमल लेकर भेजा है, ऐसे हमारे 4 प्रत्याशी रानीबंध से श्री खुदीराम टुडू जी आगे आइए। खुदीराम जी, ताली बजाइए खुदीराम जी के लिए। बड़वान से पारसी मुर्मू जी आए हैं। और सुधांशु हांसदा जी आए रायपुर एसटी सीट से। सुधांशु